अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम मंडी बाउलदीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउलदीन और रसूल बिराज के मकाम पर मौजूद हूँ। आज 8 जनवरी है, बुध का दिन है और यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम की तहसील पिंड दादनहान और मकाम है बागावाला, जहाँ पे मैं जाके इंशाल्लाह 1000 साल पुराने नंदना किले को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसका जो रास्ता है नंदना किले का, ये जीटी रोड से जेलम वाली साइड से भी जाता है। मैं चूँकि गुजरात से हूँ तो गुजरात से मुझे ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउलदीन वाला रास्ता जो है वो नज़दीक पड़ता है। तो रसूल बिराज से आगे तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है किले तक का। तो किले की हिस्ट्री और किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सारी बातें तो मैं वहीं पे जाके करूँगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पिछले 1-1.5 महीने से मेरा व्लॉग नहीं आ सका चैनल पे। उसकी वजह कुछ वेदर कंडीशन थी, धुंध पड़ रही थी, उसके अलावा कोई टाइम नहीं था मिल रहा, शादियों का सीज़न है और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स भी चल रहे थे क्योंकि ट्रैवल व्लॉग बनाना जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो आज इंशाल्लाह एक व्लॉग बन रहा है मेरा, ये जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा मैसेज करके कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्या कोई मसला है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। तो अभी यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कोई रास्ते की बातें रास्ते में बताता चलूँगा और बाकी बातें जाके इंशाल्लाह किले पे होंगी। चलें जी, यहाँ से निकलते हैं रसूल बिराज से। ये सारा रसूल बिराज है जो खुश्क पड़ा हुआ है मौसम सरमा की वजह से। इस साइड से मैं आया हूँ और अभी इस साइड पे आगे मैंने जाना है। रोड यहाँ से आगे ख़राब है, बल्कि मैं अगर ये बोलूँ कि बन रहा है रोड तो ये गलत नहीं होगा। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक की आपका नाम लेके सफ़र को शुरू किया तो मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाए। एक्चुअली अगर मैं जेलम वाले रास्ते से, जीटी रोड वाले रास्ते से जाता तो उधर से भी रास्ता ख़राब है और वो इसकी निस्बत ज़्यादा ख़राब है। तो जो सबसे बेहतरीन रास्ता है आजकल नंदना किला जाने का, वो मंडी बाउलदीन से तहसील पिंड दादनहान की तरफ जाने वाला रास्ता है। सुबह जब मैं निकला था जलालपुर जट्टा अपने शहर से तो बहुत ज़्यादा जो थी वो फोग थी। मैंने 2-3 जैकेट्स पहनी हुई थी, रेन सूट भी पहन लिया था ताकि मेरे कपड़े गीले ना हों। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह धूप शूप निकल आई है, मौसम फिट हो गया। तो यहाँ से तकरीबन 30-32 किलोमीटर डिस्टेंस है किले का और तकरीबन 1 से सवा घंटा लग जाएगा पहुँचते हुए। उसकी वजह ये रोड है कि रोड की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा। रोड ठीक होता तो 40 मिनट का रास्ता है सारा। पता नहीं है कोई नई किनाल बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है या कोई लिंक बना रहे हैं किसी चीज़ का, कोई समझ नहीं आ रही। ये सड़क आगे से ठीक है, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अगर तो सड़क ठीक हुई तो फिर तो 1.5 घंटा नहीं लगना चाहिए, जबकि मैप अभी भी मुझे 1.5 घंटा ही बता रहा है। मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ वो पक्के रोड पे, तो आगे पेट्रोलिंग पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे कहा जी आप किनाल के साथ साथ जाएं, ये कदरे बेहतर रास्ता है। मतलब है ये कच्चा लेकिन उसकी निस्बत बेहतर है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं और जो टूटी सड़क होती है ना तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है और गाड़ी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी वजह से मैप सिर्फ 30-32 किलोमीटर का 1.5 घंटा बता रहा था। तो कह रहा था कि पुलिस वाला कह रहा था कि अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपका आधा रास्ता जो है वो तकरीबन अच्छे से गुजर जाएगा। बाइक चल रहा है 40-50 की स्पीड पे।
तो अभी चलते हैं आगे, जो जो रास्ते की अपडेट होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और किले वाली बातें जो है ना वो किले पे जाके करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान की साल्ट रेंज है, जिसको कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला बोला जाता है। और ये जो एरिया है इसको सतह मुर्तफ़ा पोटोहार बोलते हैं। इसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पंजाब के, जिसमें जेलम है, जकवाल है, खुशाब है और रावलपिंडी का इलाका है, मीरपुर का कुछ इलाका है। तो अभी हम पोटोहार का जो एरिया है इसी के अंदर वो किला बना हुआ है, जो कि किसने बनाया था मैं बताने लगा था, लेकिन चले वहीं पे जाके इसके हवाले से बात करते हैं। और ये जो किनाल आपको नज़र आ रही है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको जलालपुर शरीफ एरीगेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अभी हम यहाँ से किनाल को छोड़ के तो नीचे उतर रहे हैं बाईं साइड पे। ये आगे रास्ता जो है पिंड दादनहान को जाता है, जो कि तहसील है जेलम डिस्ट्रिक्ट की। और इस लेन जी मैं डिस्ट्रिक्ट जो जेलम है उसकी हदूद में एंटर हो गया हुआ हूँ। ये सैदपुर गांव है डिस्ट्रिक्ट जेलम का, उसमें से गुज़र रहा हूँ। मेन रोड जो है वो मैंने छोड़ दिया है, जो टूटा हुआ था। ये अब कोई लिंक रोड है जा रहा देहातों के अंदर से। तो मैप जो गूगल मैप है वो मुझे इस साइड पे ले आया है। बागावाला का जो एरिया है वहाँ पे मैं पहुँच आया हूँ। इधर से किले का फासला तकरीबन 3 किलोमीटर है, और मेरे ख्याल से ये वही किनाल है जो मैं पीछे छोड़ के आया था। यहाँ से भी ये किनाल जो है वो ज़ेर तमीर है, बस उन्होंने खुदाई की है। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा मुझे प्रोजेक्ट लग रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो इस एरिए में जो वो है ना, क्या उसको कहते हैं, खेती बाड़ी और ज़राअत, उसको बहुत फ़रोग मिलेगा। अब मेरे ख्याल से मैंने इस साइड पे जाना है। हाँ जी, ये अब जाएगा जी बागावाला गांव की तरफ। वो सामने गांव बसा हुआ है पहाड़ के दामन में, और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर कहीं पे नंदना किला है। जैसे ही हम करीब पहुंचते हैं तो दूर से ही नंदना किला के आसार जो हैं वो पहाड़ के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये बागावाला गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता है, लिखा हुआ है बागावाला गांव। 1 किलोमीटर इस साइड पे हाइकिंग ट्रैक भी है और नंदना फोर्ट भी है। सॉरी, इसी साइड पे तीनों चीज़ें हैं। मैं इस साइड पे बता रहा था, तीनों चीज़ें इसी साइड पे आ रही हैं। दूसरा पीछे बोर्ड लगा हुआ है किला नंदना का, गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल बागावाला। मुझे वो किला नज़र आना शुरू हो गया पहाड़ की चोटी पे, तो कैमरे के साथ आपको इंशाल्लाह ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसका ट्रैक शुरू हो जाता है किले का। किले तक जो जाने वाला रास्ता है, अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो आप यहाँ से पैदल जाएंगे, अगर बाइक पे आते हैं तो बाइक आपका चला जाएगा आगे।
अच्छा जी, नंदना किले की तारीख तो ऊपर जाके बताऊंगा, लेकिन ये बताता चलूँ कि ये जो इसका रास्ता बनाया गया है और ये आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, पूरा ट्रैक बनाया गया है, ये जब इमरान खान वज़ीर आज़म था ना, उसके दौर में ये बनाया गया था सारा ये स्ट्रक्चर। वो यहाँ पे खुद आया था और उसने इसके लिए अच्छे खासे फंड्स मंजूर करवाए थे। और ना सिर्फ उसने पोठोहार के इस किला को, बल्कि पोठोहार की बहुत सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि टिला जोगियाँ है या आपका रोहतास फोर्ट है, तो मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसके लिए इमरान खान ने अच्छा खासा काम किया था। तो अब रास्ता आगे से मेरे ख्याल से, या तो मेरे ख्याल से ये रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये नीचे से होके हम एक दफ़ा ये पानी को क्रॉस करेंगे और ये चश्मों का पानी आ रहा है और फिर दूसरी साइड पे जाएंगे, क्योंकि ये लाइट्स लगी नज़र आ रही हैं जो कि रास्ते का बता रही हैं कि रास्ता इस साइड पे है। शायद पानी की वजह से बीच में से रास्ता टूट गया होगा। हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है। ये जी ऊपर नंदना फोर्ट वाली साइड से चश्मा आ रहा है पानी का, तो पानी का इतना इशू नहीं है, पीने वाला पानी भी मिल जाएगा और बाकी इस्तेमाल के लिए भी। दूसरा यहाँ पे जी एक मिडवे रेस्ट एरिया बनाया था हुकूमत ने, वो बंद है, कंटीन होगी शायद। और ये आगे हाइकिंग ट्रैक है और मैं इस ट्रैक पे बाइक लेके जा रहा हूँ। आप लोग अगर इस पे एतराज़ करेंगे तो एतराज़ करने से पहले मेरी वजह सुन लीजिएगा कि क्यों मैं बाइक ऊपर लेके जा रहा हूँ। जैसे ही बाइक में ऊपर लेके जाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है बाइक ऊपर लेके जाने की। अच्छा जी, बाइक मैं इसलिए ऊपर लेके जा रहा हूँ कि कुछ वाक़यात यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि जब टूरिस्ट नीचे बाइक खड़ा करके गए हैं तो किसी ने उनका पेट्रोल भी निकाल लिया और प्लग भी उतार लिया। तो बस इस रिस्क को मैं लेना नहीं चाहता कि ये ना हो कि वापसी पे मेरे लिए प्रॉब्लम बने, तो इस वजह से मैं बाइक को ऊपर साथ लेके जा रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम है प्रीवियस गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतना पैसा लगा के तो इतना ज़बरदस्त ट्रैक बनाया है और एक हिस्टोरिकल प्लेस को जो है वो महफूज करने की कोशिश की है। अच्छा जी, ये ट्रैक आ रहा है जिस ट्रैक से मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये सामने किला है और किले की जो बैरूनी दीवार थी ना वो ये वाली थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। और इस साइड पे ये खाई है, ये भी आपको बैरूनी दीवार नज़र आ रही है। और ये एक पहाड़ी के ऊपर वहाँ पे ना कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान में कौन से लोग दफन हैं, उनके ऊपर क्या लोग कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। थोड़ा आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं डिटेल में चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत कम लोग दिखाते हैं। क्योंकि लोग इसलिए कम दिखाते हैं, व्लॉग लंबा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर किसी ने शॉर्ट देखना है तो वो फॉरवर्ड करके देख ले, और अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो कम से कम उन लोगों को डिटेल तो मिल सके ना। तो ये एक उसका बुर्ज होगा लाजमी तौर पे, ये देखें जी, उसका वाच टावर कह लें, बुर्ज कह लें, ये आपको नज़र आ रहा है। प्रिजर्व किया गया है इस जगह को। और ये साथ साथ इस खाई के साथ साथ ये बैरूनी दीवार वो ऊपर को जाती है। तो अभी चलते हैं, बाइक लेके ऊपर पहुंचते हैं।
जी, नंदना किला पर पहुंचकर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि नंदना किला को नंदना क्यों बोला जाता है। इसकी दो वजह तस्मियाँ हैं और दोनों में आपको बताता हूं। ये याद रखिएगा कि बाकी तारीख़ की जगह की तरह और बाकी तारीख़ी जगहों की तरह इस किले की भी जो हिस्ट्री है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। तो आपको अगर मेरी बताई गई मालूमात दुरुस्त ना लगें तो आपको जो मालूमात दुरुस्त लगती हैं आप उन मालूमात के साथ आके यहाँ पे ज़रूर व्लॉग बनाइएगा। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि पहली वजह जो बताई जाती है इस किले के नाम की, नंदना की, कि हिंदू शाही ख़ानदान का एक राजा था जयपाल। तो जयपाल ने आके ये किला बनवाना शुरू किया था और उसने अपने बेटे आनंद पाल के नाम पे इस किले का नाम जो है नंदना किला रखा। दूसरी जो वजह बयान की जाती है इस किले के नाम की वो है कि हिंदुओं के मुख्तलिफ़ जो भगवान हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ देवता होते हैं, उनमें एक है भगवान उनके इंदिरा। तो इंदिरा का एक अफसानवी बाग था जिसका नाम था नंदना, तो उसके नाम के ऊपर ये जो है किले का नाम रखा गया। तो मुझे जो दो वजह तस्मियाँ जो मैंने रिसर्च की, तो ये दो वजह तस्मियाँ मुझे मिली, वो मैंने आपको बयान कर दी। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इस जगह की क्या हिस्ट्री है, किन लोगों ने इस किले को आबाद किया, किन किन लोगों की अमलदारी में रहा और फिर कितने 100 साल तक ये तारीख़ से ये गुम हो गया और अब कैसे सामने आया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये किला किसने और कब बनवाया। खिलाफत अब्बासिया के दौरान जो भट्टी राजपूत थे उन्होंने गज़नी तक का जो इलाका था उस पर कब्ज़ा कर लिया और फिर बाद में 956 में एक हुक्मरान आए अब्दुल मालिक, उन्होंने जो उस वक़्त के भट्टी राजपूतों का सुल्तान था, राजा था, अस्तपाल या उसको भीमपाल भी कहते हैं, उससे गज़नी का इलाका छीन के तो उसको मुल्क बदर कर दिया। फिर वो वहाँ से भाग के तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर छोटा लाहौर या जिसको हिंद आप कहते हैं या कुछ लोग विंड भी कहते हैं, उस मकाम पे आके उसने पनाह ली और वहाँ पे उसने अपनी सल्तनत कायम की। फिर उसके बाद जब सुल्तान महमूद गज़नी जो है वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आया, उसने मुख्तलिफ़ हमले किए, तो उसकी फिर जंग हुई उसके साथ भीमपाल के साथ, क्योंकि सुल्तान महमूद गज़नी को गुस्सा था कि इसने मेरे इलाके तक गज़नी तक जो है वो कब्ज़ा कर लिया था, तो वो समझने के हिसाब से बदला लेने आया था। तो फिर जब उसको भीमपाल को वहाँ से शिकस्त हुई सुल्तान महमूद गज़नी से, तो वो वहाँ से भाग के यहाँ पे कोहिस्तान नमक में आ गया और यहाँ पे आके उसने नामी सदी में जो है ये किला बनवाना शुरू किया। और कहते हैं फिर जयपाल जो था उसके दौर में इस किले की जो है वो तमीर मुकम्मल हुई। बाद में फिर दोबारा जब सुल्तान महमूद गज़नी के साथ इन लोगों का ये जो भट्टी राजपूत थे जो आजकल जंजुए हैं, जंजुए कौन है ये भी मैं आपको बताता हूँ, उनके साथ वो एक सुलहनामा हो गया। लेकिन फिर एक राजा आया, उसके बेटे ने इस सुलहनामे को तोड़ दिया, तो सुल्तान महमूद गज़नी ने मेरे ख्याल से 8वां या 9वां हमला था, तब दोबारा से इस किले पर हमला किया और इसको फतह कर लिया। ये भी बताता चलूँ कि उसी हमले में इसके साथ महमूद गज़नी के साथ अल बिरूनी भी था। तो फिर अल बिरूनी ने सुल्तान को बोला जी मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और यहाँ पे रह के हिंदुस्तान पे काम करना चाहता हूँ। तो फिर अल बिरूनी ने यहाँ पे बैठ के इस नंदना किला के मकाम पर ज़मीन का जो है रेडियस और डायामीटर जो है वो मालूम किया था। उस हवाले से भी मैं बात करता जाऊँगा थोड़ा आगे जाके। अल बिरूनी के पीछे यहाँ पे रसदगाह है, वहाँ पे जाके मैं इसकी तफसील बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे किले की बात चूँकि चल रही है तो बताता चलूँ कि यहाँ पे फिर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया, हिंदू शाही ख़ानदान का राज जो है ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब 13वीं सदी आई तो दोबारा से मंगोल आए और मंगोलों ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरीके से ये किला जो है मुख्तलिफ़ लोगों की अमलदारी में रहा। उसके बाद इसका ज़िक्र फिर 13वीं सदी के बाद आके मिलता है 15वीं 16वीं सदी में, जब मुग़ल शहनशाह अकबर और उनका बेटा जो है वो जहांगीर जो है वो यहाँ पे आते थे शिकार की गर्ज से। तो हिरन का शिकार करते थे, ये उनकी एक बड़ी पसंदीदा जगह थी। वो जब भी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे तो यहाँ पे आते थे। और अकबर ने यहाँ पे नीचे बाग लगवाया था, जिसकी वजह से जो रास्ते में गांव है उसको बागावाला कहते हैं। और इसकी हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है। हाँ,
ये है कि कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि ये जो बाग है ये हिंदू शाही ख़ानदान ने लगवाया था, तो उस वजह से इसको बागा वाला कहते हैं। बहरहाल आप चाहे इसको हिंदू शाही ख़ानदान के साथ जोड़ लें या मुग़लों के साथ जोड़ लें। यहाँ पे नीचे एक बाग था, आते हुए आपको कुछ दरख्त भी नज़र आए होंगे खजूरों के, तो इस वजह से इसको बागा वाला कहते हैं। फिर मुग़लों के बाद इस किले की तारीख़ जो है ना वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती वो मैं जब जंजुओं का आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ तो फिर बताता हूँ। किला नंदना की अगर आप तारीख़ बताते हैं तो जंजुओं का बताना भी इंतहाई ज़रूरी है। उनके बगैर इस किले की तारीख़ जो है वो तकरीबन नामुकम्मल है। ये कहानी शुरू होती है महाभारत से। महाभारत किताब भी है और महाभारत एक जंग भी है। अगर आप लोगों ने उसके बारे में सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो बस मैं इतना सा बता देता हूँ। ये दो चचाजाद भाइयों के दरमियान जो है वो तख्त की जंग थी। उसमें एक तरफ थे 5 पांडु भाई जिनका जिक्र मैंने कटासराज टेंपल वाले विलाग में भी किया था। तो उनकी नस्ल से एक आखिरी राजा आया था जिसका नाम था जंजुआ। तो ये एक राज्य के नाम में आता था लफ्ज़ जंजुआ, तो वहाँ से जंजुआ जो कौम जो है वो शुरू होती है। मैंने ये बहुत मुख्तसर बताया है क्योंकि यहाँ पे मैं जंजुआ ख़ानदान की तारीख़ बताने नहीं आया बल्कि नंदना किले की तारीख़ बताने आया हूँ। तो बहरहाल जंजुआ जो है इसका मतलब होता है बहादुर, दलेर, नडर। तो वहाँ से ये जंजुओं का जो कबीला है, कौम है, उसकी शुरुआत होती है। बाद में ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर ये मुसलमान हो जाते हैं। और जब यहाँ पे मैंने चूँकि पहले जब बताया ये किला बना था तो इनके जो आबाओजदाद थे जिसमें राजा जयपाल था या भीमपाल था वो यहाँ पे आए, उन्होंने किला बनवाया। तो इससे आगे फिर इनकी नस्ल चलती है, फिर इनके मुख्तलिफ आगे कबीले भी बन जाते हैं जो इस पूरे कोहे नमक के पहाड़ों में जो हैं वो अपने मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ किले बना लेते हैं। कोहे नमक में तकरीबन 22 से 25 किले जो हैं इनकी अमलदारी में रहे। तो मैं जो थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि मुग़लों के बाद इनका जो ज़िक्र है इस किले का नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि जब मुग़ल यहाँ पे आए ना तो उस वक़्त यहाँ पे कोहस्तान नमक में 3 कबीले जो थे वो हुक्मरानी कर रहे थे। एक गखड़ू के पास एक हिस्सा था इसका, उसका भी ज़िक्र मैंने किला फरवाला में बड़ी तफसील से किया है जब मैंने किला फरवाला का विलाग बनाया था। तो एक हिस्सा गखड़ू के पास था, वो भी बड़े जंगजू कौम थी। एक ये वाला हिस्सा जो है ये इन जंजुओं के पास था, ये भी जंगजू थे, लड़ाई करने वाले थे। और गखड़ू की और जंजुओं की बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो गखड़ू को ही फतह मिली है। एक दफ़ा जो है जंजुए जीते थे और उन्होंने दान गली तक जो इनका किला है गखड़ू का मेन, एक दान गली और एक फरवाला, तो दान किला तक जो है वो कब्ज़ा कर लिया था ये जंजुओं ने। तो बहरहाल ये 2 मेन यहाँ पे कबीले थे, 2 कौमें थी जिनकी यहाँ पे हुक्मरानी थी। तो जब मुग़ल यहाँ पे आए तो मुग़लों में सबसे पहले बाबर आया था और बाबर जब यहाँ पे सरगोदा में बेरा के मकाम पर था ना तो जंजुओं ने जो है वो शिकायत की जाके बाबर को कि भाई जो गखड़ हैं वो काफिलों को लूटते हैं, हमारी औरतों को उठा के ले जाते हैं। बेसिकली उन्होंने करना ये चाहा कि हम मुग़लों को अपने साथ मिला लें और अपने मुखालिफ जो हैं गखड़ उनको शिकस्त दें। तो बहरहाल बाबर ने फिर हमला किया था किले फरवाला पे। तब गखड़ू का जो बादशाह था, जो राजा था, वो था हाथी खान। तो हाथी खान जो है वो जब उसने देखा कि बाबर की फ़ौज आ रही है तो वो किला फरवाला से भाग गया। बहरहाल वो बाद में 1 हफ़्ते बाद उसने सुलहनामा कर लिया, माफ़ी मांग ली, बाबर ने उसको माफ़ कर दिया। फिर मुग़लों की और गखड़ों की एक लाजवाल जो है दोस्ती शुरू होती है वहाँ से। ये बातें मैंने ऑलरेडी किले फरवाला वाले विलाग में की हुई हैं। फिर क्या किया कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर था उसने हाथी खान को सुल्तान का खिताब दे दिया। फिर बाद में वो मुग़ल जो हैं ये जंजुओं के पास भी आए और उनको भी सुल्तान का खिताब दिया। तो फिर वो मुग़ल जो थे वो तो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, जबकि ये जो नीचे छोटे छोटे गिरोह थे, जंजुए थे या आपके राजपूत थे या गखड़ थे, तो इनके पास मुख्तलिफ इलाके थे जिन पे वो अपनी हुक्मरानी करते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जंजुओं ने जो है वो उनके जो मुख्तलिफ राजा आए, उनके आगे जो नस्ल चलती रही, उन्होंने अपने अपने किले जो हैं, उसने कहा जी ये फ़लाँ किला मेला है, एक किला शकील का है, एक किला जो है वो उज़ैर का है, एक किला जो है अदील का है, एक किला जो है वो असगर का है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने किले बांट लिए।
जब वो किले बांट लिए तो फिर वो तारीख से उनकी तारीख जो है वो गुमशुदा हो गए और उनकी तारीख नहीं मिलती मुग़लों के बाद कि वो कहाँ पे गए, इन किलों पे क्या रहा, इन किलों की क्या सूरत हाल थी। तो कम से कम 200-300 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा जो है ये किला जो है नंदना किला, और इसी तरह के मैंने पहले भी बताया 22 से 26 किले थे, जिसमें कुसक किला है, मखियाला किला है, इसके अलावा मलोट किला है जो चकवाल के अंदर आता है। ये सारी जगह जो हैं, ये सारे किले जो हैं ये जंगजुओं के पास थे। तो वो फिर किले जो हैं वो उनकी तारीख से अहमियत कम हो गई। अच्छा जी, इस किले की अगर इमारतों के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो सबसे पुरानी इमारत समझी जाती है वो ये एक मंदिर है। ये मंदिर की इमारत बची हुई है, इसको शिवा मंदिर बोलते हैं। शिवा मंदिर वो हिंदुओं के मंदिर होते हैं जिसमें उनके शिवलिंग होते हैं, वो उनका मुक़द्दस पत्थर, उनके लिए वो काफ़ी मुक़द्दस पत्थर है जिसके ऊपर वो दूध वगैरह और दूसरी इस तरह की लिक्विड चीज़ें जो हैं वो डालते हैं। और इस मंदिर का जो तर्ज़ तमीर है वो कश्मीरी तर्ज़ तमीर है, और इस तरह के मंदिर आपको पूरे कोहिस्तान नमक में मिलेंगे। मतलब मलोट मंदिर चकवाल के अंदर, टास राज चकवाल के अंदर, इसी तरह सूंस के सर में आम शरीफ के मंदिर, और डेरा इस्माइल खान में अगर आप देखें काफर कोट के मंदिर तो वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। मतलब ये 2 मंजिला मंदिर होते हैं और काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है, मैं आपको फ्रंट साइड पे लेके चलता हूँ क्योंकि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है फ्रंट साइड। ये देखें जी, ये इस तरह के ना पत्थर जो होते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स इनको बोलते हैं, और ये कहते हैं कि किसी ज़माने में ये जो कोहिस्तान नमक था ये यहाँ पे समंदर हुआ करता था। आप इसको लाखों साल पहले कह लें या हज़ारों साल पहले कह लें, तो समंदर के पानी के कटाव की वजह से ये पत्थरों के अंदर ये इस तरह की जो शेप्स बनती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आपको देखें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये उन पत्थरों से जो है ये मंदिर बनाया गया था। ये इसकी फ्रंट साइड है जी, ये गिर चुकी है। आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये 2 मंजिला मंदिर था। पहली मंजिल ये नीचे थी यहाँ पे, और दूसरी वो ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कोई शिवलिंग है, बस ये एक स्ट्रक्चर जो है बाकी बचा हुआ है। इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक मस्जिद है। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी जब सुल्तान महमूद गज़नी ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो उसने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, जबकि बाकी कुछ मुहक्किकीन जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये बाद में जो जंजुआ ख़ानदान के जो लोग थे उन्होंने, उनकी जो नस्ल में मुख्तलिफ राजा आए थे, उन्होंने बाद में इस मस्जिद को तमीर करवाया था। तो मस्जिद की छत तो बहरहाल ख़त्म हो चुकी है, आपको खुला आसमान नज़र आएगा। ये इसकी दीवारें हैं, मुख्तलिफ आपको ताकचे जो हैं वो बने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये खिड़कियाँ तो नहीं कहूँगा, ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए रोशनदान है, और डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ ताकचे छोटे बड़े जो हैं वो बनाए गए हैं। और एक यहाँ पे ये इसका मिंबर जो है फ्रंट वाला वो बचा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी ये प्लस्टर कर दिया, लेप कर दिया। गवर्नमेंट जब भी रिस्टोरेशन का काम करती है तो वो लेप कर देती है, जिससे बिल्डिंग की असल खूबसूरती या उसकी जो असल बनावट होती है वो छुप जाती है। आपको यहाँ से इसकी असल बनावट नज़र आ रही होगी मिंबर की। आपको ये प्लस्टर के पीछे ये जो जगह है ये देखें जी, ये एक आपको मेहराब बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये भाई सलाद बना रहे हैं। सऊदी अरब तो आया छुट्टी निमाना कोई गल नहीं आया ते केड़े इलाके दे दसो भी ना अपना। ਅਸੀਂ ਜੇਲਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਦਨਿਆਲ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ और एंजॉय करन आए ने। बड़ी अच्छी गल है कि बड़ी अच्छी गल है कि मकामी लोग जेड़े ने वो इन्हां जगह ते आवन और इन्हां जगह नूं जेड़ा ना वो आबाद रखन, ताकि ये जगह आने वाली नस्लों वास्ते बची रहे। लेकिन नाल यह भी है कि जिसले इत्थों जान ते अपना खाने पीने वाला सारा समान जेड़ा वापस लैके जान। तो पंजाबी में थोड़ी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। तो ये मंदिर आपको दिखाया, मस्जिद दिखाई, ये किले की बाकियात हैं, कमरे हैं जिनकी दीवारें
तो ख़त्म हो गई हैं और छत भी ये इनकी बुनियादें बची हुई थी जिसको उन्होंने महफूज कर दिया और इनके ऊपर जो है वो प्लास्टर करके लेप कर दिया ताकि ये बुनियादें ख़त्म ना हो। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर तक ड्रोन उड़ाता हूँ, हवा कम होती है तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये किला कितना बड़ा है। हाँ, ये भी बताता चलूँ कि इसका जो रकबा है वो तकरीबन 8 एकड़ के लगभग है इस किले का। तो ये इसके कमरे थे, इसके पूरा स्ट्रक्चर था, इसकी बुनियादें आपको नज़र आ रही हैं। और इसके बाद मैं आपको किले के उस कोने पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे अलबरूनी की रसदगाह जिसको कहते हैं जी, अलबरूनी की लेबॉरेटरी। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको मैं अलबरूनी के काम के बारे में बताता हूँ। अबू रेहान अलबरूनी जब सुल्तान महमूद गज़नी के साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में आया तो उसने सुल्तान से ये रिक्वेस्ट की कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के हवाले से काम करना चाहता हूँ। अलबरूनी ने तकरीबन 150 के करीब किताबें लिखी। उसमें उसने फ़लकियात पे काम किया, अलजबरा पे काम किया, मैथ पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, सकाफ़त पे, बहुत सारी चीज़ों पे, कल्चर पे जो है वो बुक्स लिखी। ज़्यादातर उसका काम मैथ और अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है। तो वो बेसिकली उन दिनों काम कर रहा था ज़मीन की पैमाइश के ऊपर। तो अलबरूनी से पहले भी जो है मामून रशीद और हारून रशीद के ज़माने में भी ज़मीन की पैमाइश पे काम किया गया था, लेकिन वो सही तरीके से लोग पैमाइश नहीं कर सके थे क्योंकि उन दिनों में ना तो कोई आज के जदीद टूल थे, ना ही साइंसी फार्मूला थे, तो उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई थी। तो अलबरूनी ने जो है फिर ये जगह जो है वो मुंतहिब की ज़मीन का रदास, ज़मीन का रेडियस निकालने के लिए। ये जगह क्यों उसने मुंतहिब की वो मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से उसने फिर पैमाइश की वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अलबरूनी चाहता था कि उसको कोई ऊंची जगह मिले। तो फिर जब वो इस जगह इन पहाड़ों में, कोहिस्तान नमक के इन पहाड़ी इलाकों में आया तो उसको ये जगह पसंद आ गई। क्यों पसंद आई? क्योंकि वो चाहता था कि एक ऐसी ऊंची जगह हो जिसके बिल्कुल सामने ऐसे हमवार मैदान दूर तक नज़र आ रहा हो। तो अब यहाँ पे देखें, उसको दोनों ये चीज़ें मिल गई। एक तो ऊंची जगह भी मिल गई आप उसको कैप्चर करने के लिए, डायमीटर को नापने के लिए, तो दूसरा उसको सामने बिल्कुल दूर तक फैला हमवार मैदान भी नज़र आ रहा था। तो इस वजह से उसने इस जगह का इंतखाब किया। अब उसने 3 हिस्सों में ज़मीन की पैमाइश की। पहले हिस्से में को जो चैलेंज दरपेश था वो ये था कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। तो पहले मरहले में उसने इस पहाड़ की ऊंचाई को मुख्तलिफ एंगल्स के साथ नाप के जो है वो मेजर किया। फिर दूसरा उसने यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, उफ़क़ का अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। उफ़क़ उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे दूर आपको ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, लेकिन वो नज़र आ रहा होता है। उसको उफ़क़ बोलते हैं और इंग्लिश में हॉरिज़न बोलते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ लफ्ज़ों की इतनी अच्छी नहीं होती। तो बहरहाल दूसरा उसने जो काम किया वो इस उफ़क़ का जो एंगल है वो निकाला, और इस एंगल को निकालने के लिए उसने जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया इसको वो एस्ट्रोलैब कहते हैं। और तीसरा काम उसने किया कि उसने ट्रिग्नोमेट्री और अलजबरे की मदद से जो है फार्मूले में वैल्यूज़ जो उसको एंगल्स की मिली वो पुट करके तो उसने ज़मीन का जो है वो रेडियस आज से 1000 साल पहले जो है वो निकाला। और आज जब आप नासा जो है लेटेस्ट टूल के साथ भी ज़मीन का रेडियस और डायमीटर निकालते हैं तो अलबरूनी की जो पैमाइश थी वो 99.9% जो थी ठीक थी, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क था। तो इस वजह से ये जगह जो है नंदना किला बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी फेमस है। आई नो हम लोग नहीं जानते क्योंकि मेरा भी और बहुत सारे लोगों का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का तलीम से दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। बहरहाल तो उसने ना सिर्फ यहाँ पे बैठ के ज़मीन का ये डायामीटर, ये रेडियस वगैरह जो है उनकी पैमाइश की, बल्कि फिर वो यहाँ पे रुका रहा और उसने हिंदुस्तान के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। उसने उसके अंदर किताबुल हिंद के अंदर हिंदुस्तान की सकाफ़त के बारे में लिखा, यहाँ की जो जियोग्राफी है उसके बारे में लिखा। और ये सारा कुछ करने के लिए उसको पहले यहाँ की उस वक़्त की जो ज़बान थी संस्कृत वो सीखनी पड़ी। संस्कृत उसको कह लें, मैंने इसकी भी 2 ही प्रोनाउंसिएशन सुनी है, संस्कृत भी बोलते हैं और संस्कृत भी बोलते हैं।
और वो ज़बान सीखने के बाद वो ज़बान उसने कटास राज टेम्पल पे जाके सीखी थी। तो वो ज़बान सीखने के बाद उसने फिर किताबुल हिंद जो है वो मुरतब की, जो आज भी मुहक्किकीन जो हैं उनको पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। मेरे पीछे आपको अलबरूनी की रसदगाह नज़र आ रही है, तो आएँ उसकी तरफ चलते हैं। ये है जी अलबरूनी की रसदगाह। शायद यहाँ पे कोई कमरा होता होगा या बड़ा कोई हाल होता होगा या उसकी लेबॉरेटरी थी। उसकी ये सिर्फ़ एक दीवार बची हुई है और इस दीवार के अंदर ये एक सुराख है। इसका मकसद क्या है मैं आपको इस हवाले से कुछ नहीं बता सकता। ये जो कोई आपके मुहक्किकीन होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो खुदाई करके चीज़ों की तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। ये किले की आपको यहाँ से पूरी हदूद नज़र आती है। ये देखिए, ये सारा किला था और इस साइड पे जो है गहरी खाइयाँ, बल्कि इसकी चारों साइड पे गहरी खाइयाँ। और किले बनाए ऐसी जगहों पे जाते थे कि जब दुश्मन हमला करता था तो दुश्मन को किले तक पहुंचने में मुश्किल पेश आए। ये भी बताता चलो कि अलबरूनी के आने से पहले इस किले पर मीठे पानी यानी पीने वाले पानी की किल्लत थी और उस वक़्त के जो हिंदू यहाँ पे थे उनके जो शूदर थे वो उनको पानी नीचे से जाके लाना पड़ता था। तो अलबरूनी जब यहाँ पे आया तो अलबरूनी ने यहाँ पे जब पत्थरों की और चट्टानों की जो है वो उनकी स्टडी शुरू की, उनको परखना शुरू किया, तो उसने एक जगह पे खुदवाई करवाई। क्योंकि वो सुल्तान के साथ आया था तो उसके साथ दर्जनों के हिसाब से आदमीन थे, मुलाजम थे, काम करने वाले लोग थे। तो फिर एक चट्टान के नीचे से मीठे पानी के चश्मे निकले, जिस वजह से जो उस वक़्त के हिंदू थे, पंडित थे, उन्होंने अलबरूनी को विद्या सागर का खिताब भी दिया। इसके अलावा एक और भी रवायत है कि एक यहाँ की मकामी लड़की ने अलबरूनी के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया, तो उस लड़की के ख़ानदान वालों ने उसको जहर दे दिया, लेकिन वो मरी नहीं। अलबरूनी उसका इलाज करता रहा और फिर वो दोबारा से लड़की ठीक हो गई, बेहोशी के आलम से बाहर आ गई। तो इस अमल के ऊपर भी मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। तो ये भी एक रवायत की जाती है, मैंने कहा ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अगली अहम बात, ये जो रास्ता आ रहा है इसको आप नंदना पास भी बोलते हैं। 1000 साल पहले या आप कह लें कि कबल मसीह 326 कबल मसीह जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था और उसकी राजा पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, तो ये साथ ही जलालपुर शरीफ है, वहाँ पे वो मोनूमेंट भी है जहाँ पे अलेक्जेंडर का जो है वो क्या घोड़ा मर गया था, तो वो मोनूमेंट जलालपुर शरीफ में भी है, शरीफ में मौजूद है वो मोनूमेंट। तो अलेक्जेंडर ने ये वाला रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया था, नंदना पास वाला। तब ये एक स्टोन रोड के नाम से, या एक जैसे वो कहते हैं ना ये ट्रेड रूट है, जैसे सी पैक बन रहा है वो ट्रेड रूट है, तो इसी तरीके से ये स्टोन रोड होता था, पत्थरों से बना हुआ, और जितने हमलावर होते थे वो इसी रास्ते से हिंदुस्तान के ऊपर जो है हमला करते थे और आगे दिल्ली की तरफ जाते थे। लो जी, असी हुण चक दनियाल दे नौजवानां दे नाल बह के पुलाओ ते बिरयानी जेहड़ी वो इंजॉय करांदे, नाल सलाद वाला रायता जे और नाल कोल्ड ड्रिंक्स जे पैप्सियां ते चल रहे जे, इत्थे इंजॉय कर रहे ने सारे दोस्त। सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया जी, तुसा मैनू अपने नाल इनवाइट किया जी, बड़े शुक्रिया जी। असी हुण चावल खां दे ते चावल खा के फिर मैं तुहानू किले दी एक दो चीज़ रह गई वो वहाना ते फिर इस व्लॉग नू इंशाल्लाह एंड करा दे। और ए वो नौजवान बंदे होंदे ने, इन्हां दा कदी भी लोग जिक्र नहीं करते जेड़े खिदमत करते हैं। देखो जी, इन्हां चावल पकाए भी ते हुण वरतांदे भी पे ने, ते ए असल नौजवान मर्द ऐ होंदे ने, मर्दे मुजाहिद ऐ होंदे ने जेड़े काम असल कर रहे होंदे ने, असी ते बह के खाना होंदा है। देखें जी, किस्मत में बिरयानी थी, कहाँ पे आया मैं, घर से 125 किलोमीटर दूर, सोचा भी नहीं था यहाँ पे दोस्त मिलेंगे और वो इस तरीके से बिरयानी की ऑफ़र करेंगे और मैं बिरयानी खाऊंगा। इसलिए कहते हैं खाने खाने नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा जी, खाना मैं खा चुका, इस पे अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहाँ पे आके अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा खाना जो है वो खिलाया है। तो अब इसमें
इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद ये बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं जब से आया हूँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपको कैमरे में महसूस भी हो रहा होगा। मैंने ड्रोन उड़ाया बड़ी मुश्किल से, रिस्क लेके, फुटेज भी बनाई है ड्रोन की, अच्छी भी बनी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी जितना मैं चाह रहा था, क्योंकि मैंने कुछ इसके क्विक शॉट लेने के लिए जिसको AI शॉट्स कहते हैं वो लेने की कोशिश किया, लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि ड्रोन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं था कर रहा, तो मैंने ड्रोन को उतार दिया। अब एक चीज़ मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे मस्जिद है जिसको सुल्तान नबी की मस्जिद बोला जाता है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे वो एक टीले पे, चोटी पे चंद कब्रें हैं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये कब्रें जब सुल्तान महमूद गजनी आया था तो वो उसकी जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो उसके स्पाई हुई, जबकि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जो कि जंजुआ मुहक्किकीन है वो कहते हैं जी ये कब्रें बाद में एक जंजुआ शायद सुल्तान आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ जलालुद्दीन, मैं नाम मेरे माइंड से निकल गया, शायद जलालुद्दीन था, तो उसके सिपाहियों की ये कब्रें हैं। बहरहाल ये पुरानी कब्रें हैं। मैं जब वापस जाऊंगा इस रास्ते से तो मैं क्लोज से भी एक दो शॉट लेके कब्रों का ऐड कर दूंगा। और इन पहाड़ियों के पीछे डिस्ट्रिक्ट चकवाल है और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पे, इस किले से 6 किलोमीटर के फासले पे इन्हीं जंजुओं का एक और किला है कुसक के नाम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में आता है। कहते हैं जी इस किले से, नंदना से उस किले तक एक खुफिया रास्ता भी जाता था जो कि आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो किले के लोग होते थे या हिंदू शाही ख़ानदान के लोग होते थे वो आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो रास्ता नज़र नहीं आता। तो अभी कुछ शॉट्स लेते हैं और फिर इस ब्लॉग को इंशाल्लाह एंड करते हैं। मैंने आपको रास्ता बताया नंदना किले का, उसके बाद मैंने आपको रास्ते के बाद नंदना किला दिखाया भी, नंदना किले की हिस्ट्री भी बताई, और इसमें जो तरीही इमारतें हैं, तरीही मोनूमेंट्स यहाँ पे बचे हैं, जो इस जगह का लैंडमार्क है जो बचा है वो दिखाने की कोशिश की है। हमेशा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी नई जगह पे आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।